नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सीडीपी के 30 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू विद थ्योरी के माध्यम से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन की हम बात करें, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसके प्रतिक्रिया पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है। यानी कि अधिगम के सिद्धांतों में से किसके प्रतिक्रिया पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है। तो पुनर्बलन की बात करें, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन ए संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन सी चालक न्यूनता सिद्धांत, ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो एक स्किनर महोदय थे। स्किनर महोदय ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। चूहे पर कैसे किया था। तो स्किनर ने चूहा बंद करने के लिए एक पिंजड़ा बनवाया। क्या बनवाया? चूहा को बंद करने के लिए एक पिंजड़ा बनवाया। ये पिंजड़ा है और पिंजड़े के अंदर क्या है? चूहा है। ये भोजन का टुकड़ा है, ये प्रकाश है, ये क्या है? ये देख पा रहे हैं आप, लीवर है, और ये क्या है? विद्युतीय वाल्व है। अब देखें कि क्या, और ये चूहा है, ये क्या है? चूहा। तो स्किनर ने चूहा बंद करने के लिए एक पिंजड़ा बनवाया जिसके अंदर एक स्थान पर एक लीवर फिट था। क्या लगा दिया? एक लीवर लगाया। इस पिंजड़े में चूहे को अंदर करने के लिए दरवाज़ा था, और जो चूहे को अंदर करने के लिए क्या था? एक दरवाज़ा लगा था जिसे चूहा अंदर किया गया था। लीवर को दबाने से भोजन की नली का जो रास्ता खुल जाता था, और जैसे ये चूहा का पैर लीवर पर पड़ता था, किस पर? लीवर पर पड़ता था। ये लीवर पर पड़ता था, और तो भोजन की जो नली थी उसका रास्ता क्या हो जाता था? खुल जाता था। उसका रास्ता खुल जाता था, और ऊपर रखा भोजन इस रास्ते में भोजन की प्लेट में गिर जाता था। और जैसे जो ऊपर रखा हुआ भोजन है ये कहाँ गिर जाता था? ये प्लेट में गिर जाता था। इस पिंजड़े को स्किनर बॉक्स कहते हैं। तो पुनर्बलन देने का सुझाव किसको दिया था? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। तो पुनर्बलन देने का सुझाव किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। ऑप्शन ए विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, ऑप्शन बी प्रवृत्ति को रोचक बनाएं, ऑप्शन सी उचित व्यवहार का पुनर्वर्णन किया जाए, ऑप्शन डी विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करने हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन की बात करें, जब क्रिया प्रसूत की बात आए तो स्किनर साहब याद आ जाएं। कौन? स्किनर महोदय। जब स्किनर महोदय याद आ जाएंगे तो स्किनर महोदय से आ जाएंगे कौन? क्रिया प्रसूत। बोलें तो कौन? पुनर्बलन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है। तो स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है। तो ये चूहा है, अभी हमने बताया था आपको, और इसके एक बॉक्स के अंदर चूहा क्या है? बंद है। तो स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया था। ऑप्शन ए टाइप एस, ऑप्शन बी टाइप आर, ऑप्शन सी टाइप एस आर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो स्किनर के अंत में आता है आर। क्या आता? आर। तो आर पर होता है रैट, RAT रैट। तो चूहा पर इन्होंने प्रयोग किया था। और कबूतर के अंत में भी क्या आता है? कबूतर के अंत में भी आपने देखा होगा क्या आता है? रा। और स्किनर के अंत में भी क्या आता है? रा। तो कबूतर पर और रैट पर यानी चूहे पर, दोनों पर प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने किया था। तो जब आर इसके एंड में आता है स्किनर के में, तो स्किनर महोदय किस प्रकार हो जाएंगे? तो टाइप आर प्रकार हो जाएंगे। अब आर का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। रेस और पॉन्स।
अब रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? रेस्पॉन्स का मतलब है अनुक्रिया। अनुक्रिया पर स्किनर साहब महत्व देते हैं कि स्किनर साहब कहते हैं कि हमें अनुक्रिया करनी चाहिए। लक्ष्य जो हमारा है वो मिले ना मिले, लेकिन हमें क्रिया करते रहना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टाइप आर प्रकार है स्किनर महोदय। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन बी जीन पियाजे का, ऑप्शन सी स्किनर महोदय का, ऑप्शन डी कोहलर का। तो उत्तरोत्तर तो एंड में क्या आता है? रा। और स्किनर में भी एंड में क्या आता है? रा। और रा से क्या बनता है भैया? रेट। क्या बनता है? रेट। कबूतर के अंत में भी क्या आता है? रा। तो रेट चूहा पर प्रयोग, कबूतर पर प्रयोग, उत्तरोत्तर आ जाए तो कौन साहब? स्किनर साहब। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, स्किनर महोदय का कथन है ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, थॉर्नडाइक महोदय थे। थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था किस पर? बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक की बात करें तो इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। उद्दीपक क्या माना था? उद्दीपक क्या था? मृत मछली। क्रिया कौन कर रहा था? रेस्पॉन्स भूखी बिल्ली। एसआर बॉन्ड हैं कौन? थॉर्नडाइक साहब। डाई थॉर्नडाइक में आता है, डाई थॉर्नडाइक। अब डाई कौन लगाएगा? तो डाई लगाई जाती है सर में। किस में लगाई जाती है? सर में। सर से हो जाएंगे एसआर प्रकार। तो एसआर बॉन्ड किसका है? स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। स्टिमुलस बोलें तो कौन? उद्दीपक। रेस्पॉन्स बोलें तो अनुक्रिया। प्रयोग किया था इन्होंने भूखी बिल्ली पर। कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक बार क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। यानी कि अनुक्रिया के द्वारा, क्रिया करने के द्वारा जो हमारा उद्दीपक था, जो हमारा लक्ष्य था, उसको प्राप्त करने की क्रिया प्राणी सीख जाता है, तो उसे कहते हैं अनुबंधन। उसे क्या कहते हैं? अनुबंधन। जैसे हमारा टारगेट क्या है? टेट पास करना। तो ये तो हो गया हमारा क्या? उद्दीपक। अब हम टेट पास करने के लिए क्या करें? लगातार कंटिन्यूस पढ़ाई करें। क्या करें? पढ़ाई करें। या हमारा टारगेट है एस टेट पास करना, तो हम अनुक्रिया करते रहें। क्या करते रहें? अनुक्रिया करते रहें। तो ये हो गया अनुक्रिया। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को, अब इस परीक्षा को पास करने को जो हमारा क्या है? लक्ष्य है, तो क्रिया को प्राणी सीख जाता है। तो जब सीख जाएगा तो इसको कहते हैं अनुबंधन। इसको क्या कहते हैं? अनुबंधन। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किस में है? ऑप्शन ए खेलकूद प्रतियोगिता में, ऑप्शन बी कला शिक्षण में, ऑप्शन सी आदत निर्माण की प्रक्रिया में, ऑप्शन डी अभ्यास और पुनरावृत्ति में। तो बताइए, तो खेलकूद या कला शिक्षण या आदत निर्माण की प्रक्रिया से थॉर्नडाइक का कोई लेना देना नहीं है। हम बात करें अभ्यास और पुनरावृत्ति की, तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम बताए थे, मुख्य नियम और दूसरा बताया था गौण नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। अब मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो अभ्यास, बार बार अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। तो अभ्यास, प्रभाव और तत्परता, यानी कि किसी कार्य को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करना चाहिए, उसका प्रभाव तभी तो पड़ेगा। और हमें सीखने के लिए क्या रहना चाहिए? हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो अभ्यास और पुनरावृत्ति का अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपन अनुक्रिया एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है?
तो निम्न में से कौन उद्दीपन अनुक्रिया एएसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलाव, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो बताइए, तो हम अगर बात करें उद्दीपन अनुक्रिया की, तो चाहे आर प्रकार हो, चाहे एस प्रकार हो, चाहे एस आर प्रकार हो, चाहे एस ओ आर प्रकार हो, ये सब के सब पुनर्बन पर आधारित हैं, उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित हैं। उद्दीपन अनुक्रिया पर ये आधारित हैं। अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलाव, कोहलर और थॉर्नडाइक। चाहे स्किनर साहब हों आर प्रकार, चाहे पावलाव हों एस प्रकार, चाहे थॉर्नडाइक हों एस आर प्रकार। अब बचा कौन? कोहलर साहब। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कोहलर साहब उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित हैं? तो कोहलर ने अपना प्रयोग किया था वनमानुष पर, और इसका नाम क्या था? इसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। चिंपैंजी सुल्तान इसका नाम था। कोहलर का सूझ का सिद्धांत या कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इन्होंने बताया था कि व्यक्ति के अंदर सूझ अचानक आती है। ये बक्से इधर उधर बिखरे पड़े हैं और छत पर क्या लटके हुए हैं? ये केले लटके हुए हैं। अब जो चिंपैंजी, जो सुल्तान नाम का जो वनमानुष था, ये केला कैसे खाता है? तो इसके अंदर अचानक कुछ समय बाद एक सूझ आती है कि एक सिंदूक के ऊपर दूसरा सिंदूक, इसके ऊपर ये ऊपर रखता चला जाता है और क्या केलों को खाने में सफल हो जाता है। तो इन्होंने बताया था कि व्यक्ति के अंदर अचानक क्या आती है? सूझ आती है। तो सूझ से संबंधित कौन है? कोहलर साहब। और स्किनर, पावलाव, थॉर्नडाइक ये उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रयास एवं त्रुटि, अब ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी अभ्यास। हमने बताया कि ये बिल्ली है, ये क्या? बिल्ली। अब थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? अभी बताया था हमने, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था किस पर? बिल्ली पर। अब बिल्ली जब इसके पिंजड़े के अंदर बंद है तो बिल्ली क्या करेगी? बार बार प्रयास करेगी, बार जब प्रयास करेगी, गलती करेगी, प्रयास करेगी, त्रुटि करेगी, प्रयास करेगी, त्रुटि करेगी, प्रयास करेगी, त्रुटि करेगी। तो ये अभ्यास पर आधारित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अभ्यास। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है। तो पुरस्कार एवं दंड का नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मनोवृत्ति का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। तो हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पुरस्कार और दंड का नियम, तो ना तो मनोवृत्ति का नियम, ना ही होगा अभ्यास का नियम, ना तत्परता का नियम। किसका नियम होगा? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम पुरस्कार एवं दंड पर आधारित है। अभ्यास, प्रयास और त्रुटि का नियम, तत्परता किसी काम को सीखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? प्रभाव का नियम। ये तीनों के तीनों, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के भाग हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? ऑप्शन ए खेलकूद प्रतियोगिता में, ऑप्शन बी कला शिक्षण में, ऑप्शन सी आदत निर्माण की प्रक्रिया में, ऑप्शन डी अभ्यास और पुनरावृत्ति में। तो हम जब थॉर्नडाइक की बात आ जाए तो अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, ना तो खेलकूद से संबंधित है, ना कला से संबंधित है, ना आदत से संबंधित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पावलाव के सिद्धांत के अन्य नाम। पावलाव, अब पावलाव की हम बात करें, पावलव पा से पालते किसको हैं? कुत्ते को। किसको पालते हैं? कुत्ते को। कुत्ता किससे बनता है? रस्सी से। किससे बनता है? रस्सी से। तो पावलाव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पर? कुत्ते पर। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रस्सी से हो गए, रूस के रहने वाले थे। कौन? पावलाव। ये तो हुआ पावलाव का।
अगर हम अब बात करें तो पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम, अब अन्य नाम कौन कौन से हैं वो देखें। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, ये पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम हैं। पावलोव ने सिद्धांत दिया था अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन के सिद्धांत के ही अन्य नाम हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा, पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संबंधन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, अभी हमने इस क्वेश्चन की बात की थी पावलोव के सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलन का सिद्धांत, तो किस नाम से जाना जाता है? पावलोव का जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अनुबंधन के बाद घंटी के ध्वनि से लार का आना उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन बी अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन सी अनुबंधित उद्दीपक, ऑप्शन डी अनुबंधित उद्दीपक। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। अब कुत्ता क्या हुआ, अगर हम कुत्ते की बात करें, जैसे ये कुत्ता है तो कुत्ते को दिखाती थी पावलोव साहब क्या, घंटी बजाती थी, और घंटी बजाते थे तो उसे क्या देते, खाना देते थे। एक समय ऐसा हुआ कि उन्होंने घंटी तो बजाई, कुत्ते ने लार टपकाना शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि मुझे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर भी भोजन नहीं दिया जाता था, और घंटी बजाने के बाद कुत्ता क्या करता था, लार टपकाता था। तो उसी सिद्धांत को कहा गया था अनुबंधन का सिद्धांत। आइए चलते हैं उसी क्वेश्चन पर। अब तो क्वेश्चन की हम बात करें, ये क्वेश्चन हमारा कि अनुबंधन के बाद घंटी के ध्वनि से लार का आना उदाहरण है किसका, तो यह है अनुबंधित उद्दीपक का। वो समझ जाता था कि मुझे लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, घंटी बजी। अब जैसे ही घंटी बजेगी वो समझ जाता था कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा लक्ष्य मिल जाएगा, मुझे खाने का टुकड़ा मिल जाएगा, यानी कि मुझे भोजन मिल जाएगा। तो उसे कहते थे अनुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रश्न, कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उससे भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था? तो ऐसा कौन सा शब्द था जो भोजन का वर्णन करने के लिए, जिससे कुत्ता क्या करता था, स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था? तो ऑप्शन ए स्वाभाविक अनुक्रिया, ऑप्शन बी तटस्थ उद्दीपक, ऑप्शन सी स्वाभाविक उद्दीपक, ऑप्शन डी अनुबंधित उद्दीपक। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो वो लार टपकाता था क्योंकि उसको उद्दीपक मिल जाता था। उद्दीपक बोला तो लक्ष्य वो प्राप्त कर लेता था, वो समझ जाता था मैंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। जब घंटी बजी, घंटी की आवाज़ दी तो समझ जाता था मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया। तो क्या लक्ष्य मिल गया, स्वाभाविक उद्दीपक प्राप्त कर लिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित है। अब शास्त्रीय अनुबंधन, वही पावलोव वाली बात कि पावलोव के अनुबंधन में क्या शामिल है। शास्त्रीय अनुबंधन कहें, ऑप्शन ए एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक के से साहचर्य, ऑप्शन बी उत्तेजक का अनुक्रिया के लिए स्थान पूर्ति, ऑप्शन सी एक उत्तेजक की दूसरे उत्तेजक के लिए स्थान पूर्ति, ऑप्शन डी उत्तेजक का अनुक्रिया से साहचर्य। तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो तात्पर्य है वो है एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से सहचार्य बना लेना ही क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मैं अपनी चाबियां
यानी कि मैं अपनी चाबियों को मेरे टेलीफोन के पास जो खूंटी पर टांगता था, यानी कि मेरी जो चाबियाँ थीं मैं उनको टेलीफोन के पास एक खूंटी लगी हुई थी उस जगह मैं टांगता था। अब मैं अपनी चाबियाँ रखने की जगह बदल दी। अब मैंने क्या काम किया, अपनी चाबी रखने की जगह थी वो मैंने बदल दी, फिर भी मैं चाबियाँ लेने खूंटी के पास जाता हूँ। तो ये किसका उदाहरण है? जब मैंने चाबियाँ रखने की जगह बदल दी, फिर भी ये मैं समझता हूँ कि वहीं पर चाबियाँ हैं और मैं वहीं पर खूंटी के पास जाता हूँ। तो ये क्या है? ऑप्शन ए अनुबंधन का, ऑप्शन बी प्रयत्न और भूल का, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा का, ऑप्शन डी लापरवाही का। तो वो समझता है क्या? अनुबंधन का सिद्धांत किसका? पावलाव का। वही बात कि जब कुत्ता था, घंटी बजी, फिर भी उसने लार टपकाई। जब लार टपकाई वो समझता था कि मुझे उद्दीपक मिल गया। तो वही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अनुबंधन का उदाहरण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत पुनर्वलन को महत्वपूर्ण मानता है? तो कौन सा अधिगम का सिद्धांत है जो पुनर्वलन को क्या मानता है? महत्वपूर्ण मानता है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन सी पावलाव का अनुबंधन का सिद्धांत। उपयुक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों सिद्धांत क्या पुनर्वलन को महत्व मानते हैं, क्योंकि उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित हैं तीनों, चाहे थॉर्नडाइक हो एसआर प्रकार, चाहे स्किनर हो आर प्रकार, चाहे पावलाव हो एस प्रकार। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन अगला, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोविज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिसे 1905 में पाचन क्रिया के शोध पर पाचन क्रिया के शोध पर क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो किसको मिला था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पावलाव को 1905 में पाचन क्रिया के शोध पर नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, किस भाषा विकास में, यानी कि भाषा विकास में सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत को किसने पेश किया? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन चौथा हमारा जो है चॉम्स्की, नोआम चॉम्स्की। तो भाषा की बात करें, भाषा तो पियाजे साहब नहीं, ना ही वाइगोत्स्की, ना ही स्किनर साहब। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है चॉम्स्की इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बात करें भाषा की, तो उन्होंने बताई थी कि एक बच्चा है, क्या है ये बच्चा है। अब इस बच्चे के अंदर क्या लगी हुई होती है? इस मस्तिष्क के अंदर क्या होती है? एक चिप होती है। क्या होती है? एक चिप लगी होती है, क्योंकि ये भाषा को क्या करता है? अधिग्रहण करता है। तो भाषा से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो भाषा से संबंधित नोआम चॉम्स्की संबंधित हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध मनोभाषाविद कौन है? ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन ए एलन नेवेल, ऑप्शन सी जो तीसरा हमारा ए साइमन, ऑप्शन 4 नोआम चॉम्स्की। तो भाषा की जब बात आती है तो प्रसिद्ध मनोभाषाविद कौन है? नोआम चॉम्स्की। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा केरल में रहता है या मणिपुर में, उसे जहाँ भी वातावरण मिलेगा वह निश्चित रूप से भाषा प्राप्त करेगा। ये सिद्धांत किस पर जोर देता है? अब वही बात आती है भाषा की। अब भाषा की कैसे कि ये एक बच्चा है। अब ये बच्चा चाहे तो रहे कहाँ? केरल में, चाहे रहे मणिपुर में, जिस वातावरण में रहेगा वह निश्चित रूप से भाषा को प्राप्त करेगा। ये सिद्धांत किस बात पर जोर देता है? तो हमने अभी बताया था कि बच्चे के दिमाग में क्या लगी होती है? एक चिप लगी हुई होती है।
क्या LED लेड, लैंग्वेज इक्वेजेशन और क्या डिवाइस, लैंग्वेज इक्वेजेशन डिवाइस, LED लेड। तो ऑप्शन ए भाषा अधिग्रहण डिवाइस, ऑप्शन 2 सामाजिक भाषा, ऑप्शन 3 भाषा भावनाएं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि ये बताते हैं कि भाषा बच्चा क्या करता है, अधिग्रहण करता है, यानी कि भाषा को प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा अधिग्रहण डिवाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भाषा अधिगम के लिए बालक की जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार का भाषा सिद्धांत केंद्रित होता है। तो किस भाषा अधिगम की जब बात आती है तो जो अधिग्रहण होता है वो सहज होता है। कैसे होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, अधिग्रहण करता है बच्चा, अपने आप सीखता है। तो अब हम बात करें, ऑप्शन पहला क्या कहता है, व्यवहारवाद का सिद्धांत, ऑप्शन 2 क्या कहता है, पोषण का सिद्धांत, ऑप्शन 3 क्या कहता है, प्राकृतिक सिद्धांत, ऑप्शन 4 कहता है सहज क्षमता सिद्धांत। तो वो चौमस्की वाली बात आती है कि जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने एक बात बताई थी कि बालक के अंदर जो सीखने की क्षमता होती है, अंतर्निहित क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है। तो कौन हो जाएंगे, चौमस्की साहब हो जाएंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने ही बताया था, LED लेड। और इन्होंने 2 प्रकार की संरचना बताई थी, एक गहरी संरचना और एक सतही संरचना। इस प्रकार से ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहज क्षमता का सिद्धांत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, भाषाविद नोआम चॉम्स्की का कहना है कि प्रत्येक बच्चे के पास एक जन्मजात भाषा अधिग्रहण उपकरण LED जिसका उपयोग वह करता है किसमें। ऑप्शन ए अर्थविज्ञान, ऑप्शन 2 स्वनिम, ऑप्शन 3 सार्वभौमिक व्याकरण, ऑप्शन 4 जटिल शब्द। तो जटिल शब्द तो कोई लेना देना नहीं है। अब अर्थविज्ञान और स्वनिम और रूपिम, अर्थविज्ञान स्वनिम रूपिम ये भाषा के घटक हैं। ये क्या है, भाषा के घटकों को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। आप हमारी वीडियो देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने बताया था कि बच्चा यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में किसने बताया था, तो नोआम चॉम्स्की ने बताया था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन इस बात पर जोर देता है कि भाषा उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के पुनर्वलन से सीखी जाती है। ऑप्शन ए BF स्किनर, ऑप्शन 2 अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन 3 कट लेविन, ऑप्शन 4 टॉलमैन। तो एक स्किनर महोदय थे, इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, कबूतर पर किया था। हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो स्किनर ने सीखने के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अपना प्रयोग एक कबूतर पर दोहराया, जिन्होंने इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया। इस बॉक्स में एक जैसी ऊंचाई पर जहां पर कबूतर की चोंच जा सकती थी वहां एक प्रकाशपूर्ण चाबी लगाई गई। इस चाबी के दबाने से कबूतर के खाने के लिए दाना मिल सकता था। अब एक चाबी लगाई गई जिस पर ये क्या चोंच मारेगा तो क्या हो जाएगा, चोंच से प्रयास करेगा तो इसको खाने के लिए दाना मिल जाएगा। साथ ही इसमें 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश होता था। इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स कहते हैं। अब और भी इसमें लगाए गए थे, तो कबूतर को कैसे पता पड़ेगी कि इसको दबाने से क्या खाना मिल जाएगा। तो पुनर्वलन, इसी को तो कहते हैं पुनर्वलन, कि बार बार क्या करेगा, सीखेगा, गलती करेगा तो जब नकल करेगा सीख जाएगा। भाषा उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के पुनर्वलन से सीखी जाती है। तो ये कथन किसका है, BF स्किनर का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
अगले क्वेश्चन की बात करें, किस मनोवैज्ञानिक का मानना था कि बच्चे क्रिया प्रसूत अनुकूलन माध्यम से भाषा सीखते हैं? तो जब क्रिया प्रसूत की बात आती है तो ऑप्शन ए चॉमस्की की भाषा की बात आती है तो चॉमस्की साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चॉमस्की साहब। अगर हम सामाजिक संस्कृति की बात आती है, सामाजिक संस्कृति की बात आती है तो वाइगोत्स्की हो जाएंगे। पियाजे की बात आए तो संज्ञानात्मक विकास की बात आए तो पियाजे हो जाएंगे। बच्चे कौन? B.F. स्किनर। तो क्रिया प्रसूत की बात आए तो कौन हो जाएंगे? B.F. साहब, स्किनर साहब। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, B.F. स्किनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के विकास में, यानी कि बच्चों के विकास में बच्चों का अधिगम होता है, कैसे होता है? तो ऑप्शन ए, तथ्य याद रखना, याद करने की बात आए तो अल्बर्ट बंडूरा साहब हो जाएंगे। पाठ की बात आए तो वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। व्यवहार में परिवर्तन आया तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे। ऑप्शन 3 बचा अनुकूलन की प्रक्रिया। ऑप्शन 3 जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है, अनुकूलन की प्रक्रिया पियाजे के अनुसार। पियाजे ने स्विस स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे साहब, इन्हें कहते हैं स्विस पियाजे। तो स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे। उनके अनुसार प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास में गतिविधियों के आधार पर प्रक्रियाएं होती हैं और बाद में ये मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इन्होंने पहली जो अवस्था बताई थी संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरी इन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी इन्होंने बताई थी मूर्त अवस्था 7 से 11 वर्ष। तीसरी उन्होंने बताई थी अमूर्त या अनौपचारिक अवस्था यानी कि 11 से 15 वर्ष। तो 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे साहब ने, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनुकूलन की प्रक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि आपको जीन पियाजे हों, वाइगोत्स्की हों, चॉमस्की साहब हों, थॉर्नडाइक हों, पावलोव हों, हमारे वीडियो हैं उनको देखें, बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जीन पियाजे से, चाहे वाइगोत्स्की से, चाहे चॉमस्की से, चाहे हार्वर्ड गार्डनर से, आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा के अंदर गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है, यानी कि पेंसिल का जो है पेंसिल खा से, यानी कि पेंसिल खा से बड़ी है, यानी कि पेंसिल का जो है हमारी वो पेंसिल खा से बड़ी है। और पेंसिल गा से बड़ी है। जब रूही ये निष्कर्ष निकालती है कि गा से बड़ी है, यानी कि गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? अब वो उससे बड़ी है तो कौन? ऑप्शन 1 क्रमबद्धता, ऑप्शन 2 संरक्षण, ऑप्शन 3 सकर्मक विचार, ऑप्शन 4 परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सकर्मक विचार। सकर्मक विचार यानी कि वो उससे बड़ी है तो उसमें क्या हो रही है? सकारात्मकता में उसके में वृद्धि होती जा रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न कारकों में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन 2 भाषा, ऑप्शन 3 भौतिक दुनिया समाज के साथ अनुभव, ऑप्शन 4 अनुकरण। अब आती है बात पियाजे की, तो ऑप्शन को कैसे हल करते हैं? पुनर्बलन की बात करें तो हो जाएंगे साहब स्किनर साहब। कौन हो जाएंगे? स्किनर साहब। भाषा की बात हो जाए तो आ जाएंगे चॉमस्की साहब। कौन हो जाएंगे? चॉमस्की साहब। अनुकरण की बात करें तो हो जाएंगे साहब बंडूरा साहब। कौन हो जाएंगे? बंडूरा साहब। अब बच्चा कौन ऑप्शन? ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, भौतिक दुनिया समाज के साथ अनुभव। क्योंकि पियाजे की बात आई तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, भौतिक दुनिया समाज के साथ अनुभव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा ये समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। वह अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और
क्रमबद्धता नहीं कर पाती है, मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। अब जरा समझें कि पियाजे ने अपनी सीखने की 4 अवस्थाएं बताई थी, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। जरा इधर ध्यान दें तो पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी थी इनकी कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक, चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक। अब सुने, अब ये कहना कि संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है, यानी कि क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो संवेदी गामक अवस्था में क्या होता है, संवेदी गामक अवस्था में इंद्रियों से संबंधित बात होती है, तो इंद्रियों से इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन तीसरा नहीं होगा। अब बात करें मूर्त में, तो मूर्त में क्या होगा, क्रमबद्धता आ जाती है बच्चे के अंदर, इसलिए मूर्त भी नहीं होगा। और अमूर्त में तो क्या करने लगेगा, अमूर्त अवस्था में निगमनात्मक तर्क करने लगता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि संरक्षण नहीं कर पाती है, तो संरक्षण से पीछे वाली अवस्था, जो पीछे वाली अवस्था होगी कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जरा एक बात और सोचें, जीन पियाजे ने और क्या क्या बातें बताई थी। तो जीन पियाजे की हम बात करें, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे के अंदर। वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में आता है, तो वो आता है संवेदी गामक अवस्था के अंदर। स्कीमा क्या होता है कि बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फीड कर ले, अपने स्कीमा में बैठा ले उस चीज़ को, उसे कहते हैं स्कीमा। अनुकूलन क्या है, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल ले, उसे अनुकूलन कहते हैं। साम्य अवस्था आत्मसातीकरण, अपने अंदर उस चीज़ को, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से आत्मसातीकरण, उसे ग्रहण कर ले, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। समायोजन, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में बिल्कुल उसे समायोजन कर ले, समायोजन कर ले तो समायोजन कहते हैं। अहम केंद्रित, अपने आप से बातें करना क्या कहलाता है, अहम केंद्रीकरण कहलाता है। और माउंटेन थ्योरी है, पेंडुलम थ्योरी, पलटावी गुण क्या होता है, उसी स्थिति में वापस आ जाना। जैसे मैंने बात कही, जैसे मैंने पा बनाया, क्या बनाया, पा बनाया, इसको मैं ये खींच दिया, अब मैं कहूँ इसी स्थिति में वापस चले जाओ, तो फिर दोबारा से पा बनाना, तो ये क्या कहलाता है, पलटावी गुण। संवेदी गामक, अब 6 संवेदी गामक अवस्था की 6 उपअवस्थाएं होती हैं। 6 उपअवस्थाओं को जीन पियाजे को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, आप हमारी वीडियो देखें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अंतर्दृष्टि अवधि, जीववाद, जीववाद क्या होता है, निर्जीव वस्तु को सजीव समझ लेना। कृत्रिमवाद, परिकल्पनात्मक तर्क, तर्क कौन सी अवस्था में होता है, अमूर्त अवस्था में होता है। चिंतन करने लगता है बच्चा। और क्षैतिज डेकलेज, ये सब बातें किससे संबंधित हैं, ये जीन पियाजे से संबंधित हैं। सीधा सीधा फैक्ट पूछता है, स्कीमा शब्द किसने दिया था, साम्यवाद, आत्मसातीकरण, अहम केंद्रिता, समायोजन, जीववाद, तो ये सब के सब जीन पियाजे से संबंधित हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थक अचानक चिल्लाता है। तो समर्थक क्या चिल्लाता है, ओ उस खूबसूरत फूल को देखो, ओ उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थक कहता है, वहाँ बाहर वही दादी। आखिरकार वह निराश हो जाता है और फोन काट देता है। तो ये उदाहरण किसका है, ऑप्शन ए सेंटेंसन, ऑप्शन बी अहम केंद्रण, ऑप्शन सी सहज विचार, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक कार्य। अब इस क्वेश्चन की अब बात करें, वो अहम स्वयं की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहम केंद्रण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अहम केंद्रण। लेकिन अधिकतर बच्चे किस पर निशान लगाएंगे, सहज विचार, क्योंकि अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। नहीं मेरे भैया, अहम केंद्रण अपने आप में स्वयं केंद्रित है, उस बात के लिए फोन काट देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अहम केंद्रण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस CDP की हमने 30 महत्वपूर्ण MCQ लिए थे, तो आपको उम्मीद करता हूं कि पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो वीडियो को, एक व्यक्ति को, हमें भी वीडियो बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप एक वीडियो कम से कम एक लोग को, प्रत्येक व्यक्ति को, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति एक जने को जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।